आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हमारा इतिहास और नागरिक जीवन एक अच्छा साथ की पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे पार्ट 12 औरंगजेब। इसकी पहले वाले वीडियो में हमने अकबर और शाहजहां के बारे में शाहजहां और औरंगजेब के बारे में पढ़ा था। ये पाठ 11 था और इस वीडियो में हम औरंगजेब के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में इसको मतलब इस पाठ को पहले पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम इसको इसी वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न को देखेंगे, अभ्यास प्रश्न हल करवाएंगे। तो इसको बच्चों आपको बहुत ध्यान से कहानी को सुनना है, कहानी के रूप में वीडियो को कई बार सुनना है, जिससे कि आपको अभ्यास प्रश्न हल करने में और उसका उत्तर समझने में परेशानी का सामना करना ना पड़े। तो देखते हैं पाठ 12 औरंगजेब मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। उसने मुगल साम्राज्य का दक्षिण तक विस्तार किया। औरंगजेब विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा, परंतु इसी समय मुगल वंश पतनोन्मुख हो गया था। तो आगे अब औरंगजेब का शासनकाल जो है 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक रहा, यानी 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। अब शाहजहां के बाद औरंगजेब जो है 1658 ईस्वी में यानी 1658 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। उसने शासन की बागडोर संभालने के बाद तड़क भड़क का परित्याग करके सादगी का जीवन अपनाया। उसने मंदिरा, भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया तथा अनैतिकता को रोकने व जन आचरण पर नज़र रखने हेतु मुहतसिब नियुक्त किया। यानी किसका नियुक्त किया? मुहतसिब का काम क्या होता था कि जो है अनैतिकता को रोकने के लिए या जन आचरण पर नज़र रखने के लिए मुहतसिब नियुक्त किया। उसने दरबारी नृत्य संगीत पर भी रोक लगाई, किंतु संगीत को राज्य से प्रतिबंधित नहीं किया। मतलब रोक लगाई लेकिन उसने प्रतिबंधित नहीं किया। वह स्वयं एक सिद्धहस्त वीणा वादक था। समारोहों के समय हरम में संगीत का आयोजन परंपरागत ढंग से होता रहा। फिर पिछली कक्षा में आपने किसी ऐसे शासक के बारे में पढ़ा है जो वीणा बजाता था, तो ये तो आपको देखना है। आप वीडियो को सुनिए और उसमें देखिए कि कौन वीणा बजाता था। अब आगे आता है कि मुस्लिमों से ज़कात धार्मिक कर लिया जा रहा था। गैर मुस्लिमों से जजिया की पुनः वसूली प्रारंभ की गई। आगे आता है औरंगजेब को शासन ग्रहण करते ही अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा और मुगल राज्य में अधिकारियों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी, जिनके लिए पर्याप्त जागीरें तथा वेतन की व्यवस्था होना आवश्यक था। इसके अलावा लगान भी कम मिल रहा था, क्योंकि जागीरदार तबादले की आशंका से जागीर के अंदर ही खेती बढ़ाने में रुचि नहीं रखते थे। औरंगजेब की स्थिति एक ऐसे वैद्य के समान थी जिसके पास एक अनार हो और 100 बीमार हो वाली स्थिति इनके पास रहती थी। अब आगे आता है कि इस स्थिति से निपटने के लिए एक विकल्प था, दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिलाकर अपने राज्य का विस्तार करना। राज्य का विस्तार किस तरह से करना? नहीं, दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिला लेना। इसी सोच में उसने अहोम यानी असम राज्य, बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधिकार में ले लिया, पर जितना लगान इन राज्यों को मिलाने पर मिलता था उतना ही नए अमीरों पर खर्च करना पड़ता था। मिला तो लिया, लेकिन जो लगान मिलता था उतना उन नए अमीरों पर खर्च भी करना पड़ता था। समय समय पर उसने विद्रोहों को शांत करने के लिए धन, समय व ऊर्जा भी व्यय करनी पड़ती। आगे है कि औरंगजेब को जाटों, बुंदेलों, सिखों, सतनामियों और उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्रों के पठानों के विद्रोह के साथ ही राजपूतों एवं मराठों के साथ भी लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। औरंगजेब और जाटों का संघर्ष 1669 यानी 1669 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा 1691 यानी 1691 ईस्वी में उसने जाटों का दमन किया, किंतु यह विद्रोह पूर्ण रूप से शांत नहीं हुआ और जाटों का संघर्ष चलता रहा। इसके अतिरिक्त मेवात और नारनौल के सतनामियों ने भी समय समय पर विद्रोह किया। अब ये चित्र में औरंगजेब का साम्राज्य दिखाया गया है, इनका मानचित्र दिखाया गया है। मानचित्र के माध्यम से औरंगजेब का शासनकाल, इनका साम्राज्य पूरा दिखाया गया है, कैसा इनका साम्राज्य था।
अब आगे देखते हैं उसके समय तक मुग़ल तथा सिखों के मध्य संबंध काफ़ी बिगड़ चुके थे। सिखों की शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही थी, जिसको रोकने के लिए उसने पंजाब के मुग़ल अधिकारियों को आदेश दिए। मुग़लों की सेना तथा सिखों के गुरु गोविंद सिंह यानी सिखों के गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में युद्ध हुआ, जिसमें सिख पराजित हुए। इसके साथ ही औरंगजेब को पठानों से भी जूझना पड़ा, जो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे तथा अंग्रेजों ने भी इन्हें समाप्त करने का संकल्प किया। उसने कूटनीति तथा दमनकारी नीति अपनाकर सन 1678 ईस्वी तक पठानों का विद्रोह समाप्त कर दिया। औरंगजेब को राजपूतों का भी सामना करना पड़ा, यद्यपि उसे स्वयं राजगद्दी प्राप्त करने में अनेक राजपूत सरदारों का सहयोग प्राप्त हुआ था। उसने राजपूत राजा जय सिंह और जसवंत सिंह आदि को उच्च पद पर मनसब प्रदान किए, किंतु मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उस राज्य के उत्तराधिकार के पद को लेकर औरंगजेब तथा राजपूतों के संबंध खराब हो गए। अतः राजपूत मुगलों के विरुद्ध हो गए, जिसका मुगल साम्राज्य पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। मुगल सेना को शिवाजी ने भी मुगल सेना को शिवाजी से भी टक्कर लेनी पड़ी। शिवाजी ने कई बार मुगलों की विशाल सेनाओं को हराया। इन टक्करों में शिवाजी छापामार युद्ध का सहारा लेते थे। शिवाजी किस प्रकार के युद्ध का सहारा लेते थे? छापामार युद्ध का। पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों ने भी औरंगजेब के समक्ष समस्याएं उत्पन्न की। पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में जहाज़ों को लूटना प्रारंभ कर दिया तथा चटगांव यानी जो बांग्लादेश में स्थित है को अपना केंद्र बनाया। वहाँ मुगल सेना भेजी गई, जिसने चटगांव को अपने अधिकार में कर अन्य भागों को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया। पश्चिमी समुद्री तटों पर अंग्रेज भी उपद्रव कर रहे थे, अतः औरंगजेब ने उनके इस उपद्रव को भी समाप्त कर दिया। अब आगे उसी के आगे देखेंगे कि मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, उसका क्या कारण था, तो इसको देखेंगे। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन हुआ। मुगल दरबार सरदारों के बीच आपसी झगड़ों और षड्यंत्रों का अड्डा बन गया और शीघ्र ही महत्वाकांक्षी तथा प्रांतीय शासक स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे। साम्राज्य की कमजोरी उस समय विश्व के सामने स्पष्ट हो गई, जब सन 1739 यानी 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया तथा दिल्ली को खुलेआम लूटा। मुगल काल में वाणिज्य तथा व्यापार का विकास हुआ परंतु इस काल में मुगल सरदारों की विलासिता भी अधिक बढ़ गई। प्रशासनिक स्तर पर व्यापक असंतोष और भेदभाव फैला। इससे जागीरदारी व्यवस्था में गंभीर संकट पैदा हो गया। अधिकतर सरदारों का यह प्रयास रहता था कि वे अधिक आमदनी वाली जागीर हथिया ले। इस कारण मुगल प्रशासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। सरदार स्वाधीनता की कल्पना करने लगे। मुगल प्रशासन बहुत हद तक केंद्रित था और इसकी सफलता सम्राट की योग्यता पर निर्भर करती थी। योग्य सम्राटों के अभाव में वजीरों, सरदारों तथा मनसबदारों ने उनका स्थान लेने की चेष्टा की, जो कि मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण बना। आगे आता है कि राजनीतिक क्षेत्र में औरंगजेब ने कई गंभीर गलतियां की। उसने मराठों और राजपूतों को मित्र बनाने की बजाय उन्हें अपना दुश्मन बना लिया। औरंगजेब की मृत्यु तक मुगल साम्राज्य दक्षिण तक फैल चुका था। पूरे साम्राज्य पर का नियंत्रण उत्तर भारत से ही होता था। बहुत दूर होने के कारण दक्षिण भाग पर प्रभावशाली नियंत्रण रखना संभव नहीं था। इसके कारण दक्षिण भारत के राज्य अपने को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण यूरोपियों का भारत में आगमन भी था। पहले उन्होंने भारत से व्यापार करने के लिए मुगलों से इजाज़त मांगी, परंतु धीरे धीरे भारतीय राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया और भारतीय राज्यों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने लग गए। धीरे धीरे उन्होंने भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना की और 200 वर्षों तक भारत में राज्य किया। अंग्रेजों ने कितने वर्षों तक भारत पर राज्य किया? 200 वर्षों तक। इसके अलावा नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। आगे आता है कि नादिर शाह फारस ईरान का शासक था। उसे ईरान का नेपोलियन ने नादिर शाह के बारे में दिया गया है कि नादिर शाह कौन था। तो नादिर शाह जो है फारस ईरान यानी फारस कहाँ पर है? ईरान में है।
का शासक था। उसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। भारत की अपार धन संपदा से आकर्षित होकर 1739 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में उसने भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह भारत का कोहिनूर हीरा एवं तख्त ए ताऊस सहित अनेक कीमती सामानों को लूटकर अपने साथ ले गया। वर्तमान समय में कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में जड़ा है। अब आगे दिया गया मुगल साम्राज्य के पतन के क्या बिंदु थे। तो मुगल साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। तो नंबर 1 इसमें दिया गया है, पहला बिंदु दिया गया है कि उत्तराधिकारी के लिए होने वाले युद्ध में अपार धन और शक्ति नष्ट होती थी, यानी धन और शक्ति दोनों नष्ट होती थी। और दूसरा बिंदु दिया गया है कि सम्राट के कमज़ोर होने से प्रांतीय गवर्नर शक्तिशाली बन जाते थे और वे सम्राट के विरुद्ध विद्रोह कर देते थे। उसी के बाद आगे दिया गया कि मुगल शासन के अंत तक राजकोष में ना तो अधिक धन बचा था और ना ही जागीरें। अधिकारियों को वेतन देना कठिन हो गया। जमींदार असंतुष्ट होने लगे, अतः इनका सरदारों से संघर्ष आरंभ हो गया। फिर अगला पॉइंट दिया गया है कि मुगलों का जीवन उच्च कोटि के साथ शान शौकत के मुगलों का जीवन उच्च कोटि के शान शौकत में व्यतीत होता था। इसके लिए वे काफ़ी धन व्यय करते थे। इससे उनका सामाजिक और चारित्रिक पतन हो गया। और अंतिम बिंदु इसमें दिया गया है कि इन सब कारणों से 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। यानी मुगल साम्राज्य का पतन किस शताब्दी में हुआ था? 18वीं शताब्दी में हुआ था। अब कुछ औरंगजेब के विषय में कुछ बातें बताई गई हैं, उनको भी हमें जानना है। तो देखते हैं। औरंगजेब ने अपने शासन के 50 वर्षों में से लगभग आधा समय दक्षिण के युद्धों में व्यतीत किया। औरंगजेब ने शासन संभालते ही जनता पर से लगभग 80 करों को हटा लिया था। औरंगजेब ने मुगल सिखों पर से कलमा लिखा जाना बंद करवा दिया था। अब यहाँ पे समय रेखा पर औरंगजेब का शासनकाल दिखाया गया है। 1658 से 1707 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। अब इसके बाद इसमें कुछ ऐतिहासिक शब्दावलियाँ दी गई हैं, जैसे कलमा क्या होता है? तो अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं। और फिर नैरोज़ क्या होता है? वर्ष का पहला दिन, यह पारसियों का होता था। और हरम क्या है? महल का वह हिस्सा जहाँ रानियाँ रहती थी। और फरमान क्या है? शासन द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान कहलाता था। अब ये एक चार्ट के रूप में दिया गया है कि मुगल वंश जो है में कौन कौन से शासक आए। बाबर एक मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। और बाबर ने 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद हुमायूं आया। हुमायूं ने 1530 से 1540 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद 1555 से 1556 ईस्वी तक शासन किया। और आगे आता है अकबर जो है 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद आते जहांगीर ने 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद आता है शाहजहां 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद औरंगजेब जो है मुगल साम्राज्य में मुगल वंश का अंतिम शासक था। इन्होंने 1658 ईस्वी में 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक शासन किया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं किसका शासन कितने वर्ष का रहा। तो मुगल वंश का शासक, इसके लिए मुगल वंश का शासन निकालने के लिए हम 1526 यानी 1707 ईस्वी से 1526 घटा करके इसको निकाल लेंगे। कुल कितने वर्ष का शासक था? लगभग 181 वर्ष का शासन काल आएगा कुल मुगल वंश का। इसके बाद बाबर जो मुगल वंश का संस्थापक था उसने 4 वर्ष तक शासन किया। हुमायूं का शासनकाल 11 वर्षों तक रहा। इसके बाद जो है अकबर ने 49 वर्षों तक शासन किया। जहांगीर ने 22 वर्षों तक शासन किया। शाहजहां ने 30 वर्षों तक शासन किया और औरंगजेब ने 49 वर्षों तक शासन किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लगभग 181 वर्ष तक मुगलों का शासन काल रहा। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। तो इसके उत्तर हमने कॉपी में नोट कर रखे हैं, तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि औरंगजेब ने मुहतसिब की नियुक्ति क्यों की थी। तो इसका उत्तर है कि औरंगजेब ने मदिरा, भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर प्रतिबंध लगाया और अनैतिकता को रोकने एवं जन आचरण पर नज़र रखने हेतु मुहतसिब की नियुक्ति की थी। अब आगे आता है दूसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि मुगल साम्राज्य के पतन में किस सीमा तक औरंगजेब उत्तरदायी था। तो इसका उत्तर है कि औरंगजेब की धार्मिक नीति भी मुगलों के पतन हेतु काफ़ी हद तक उत्तरदायी थी, जिसके कारण राजपूतों, सिखों, जाटों और मराठों में विद्रोह किया।
मराठों ने विद्रोह किया। औरंगजेब की दक्कन नीति पूरी तरह विफल रही और मुगल साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण थी। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि मुगलों के पतन के कारण के रूप में आर्थिक संकट का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है कि मुगल शासन के अंत तक राजकोष में ना तो अधिक धन बचा था और ना ही जागीरें। अधिकारियों को वेतन देना कठिन हो गया, जमींदार और किसान असंतुष्ट हो गए, इससे आर्थिक संकट और बढ़ गया। इसके बाद इसका अंतिम प्रश्न इसमें दिया गया है कि राजपूतों के प्रति औरंगजेब की नीति के विषय में लिखिए। तो इसका उत्तर हम इस तरह से इसमें हेडिंग डाल सकते हैं कि राजपूतों के प्रति औरंगजेब की क्या नीति थी। तो राजपूतों के प्रति औरंगजेब की नीति, औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था। उसने शासक बनने के बाद राजपूतों के प्रति परंपरागत नीतियों में परिवर्तन किया। कई प्रांत में राजपूत राजाओं की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने उसे अपने अधीन बना लिया। इससे राजपूत राजाओं में असंतोष फैल गया और वे बादशाह के विरुद्ध हो गए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 2 कि प्रश्नों के नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प में के गोले को काला करें। तो सही विकल्प जो है उसे गोले को काला करना है। तो इसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि सतनामियों ने किसके समय में विद्रोह किया। तो सतनामियों ने औरंगजेब के समय में विद्रोह किया। तो इस गोले को हम काला कर देंगे। फिर अगला प्रश्न खा दिया गया है कि और महाराजा जसवंत सिंह का किस मुगल शासक से संबंध था। तो इसमें भी उत्तर हो जाएगा औरंगजेब से संबंध था। तो इसके सामने जो गोला बना है इसको हम काला कर देंगे और यहीं पे हमारा ये पाठ समाप्त होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।